कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को भी हार नहीं। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे इस यूट्यूब चैनल डियर साइंस क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कल के सेशन में हम जान चुके हैं कि जो मासिक चक्र का हार्मोन नियंत्रण था वो कैसे था। आज के सेशन में बात करने वाले हैं प्रजनन की कार्य की। तो हम की पॉइंट के साथ में एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए अध्ययन करते जाएंगे। तो हम हेडिंग डाल देते हैं प्रजनन की कार्य की। ठीक है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। प्रजनन की कार्य की प्रजनन की कार्य की यानी कि प्रजनन की जो कार्य थे, प्रजनन के अंदर जो कार्य होते थे उसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। इसमें निम्न भाग कौन कौन से आते हैं? इसमें जो प्रजनन की कार्य को निम्न बिंदुओं के आधार पर बांटा जा सकता है, यानी कि प्रजनन को निम्न बिंदुओं के आधार पर प्रजनन को निम्न बिंदुओं के आधार पर बांटा जा सकता है। अब वो कौन से बिंदु है जिस पर प्रजनन की कार्य को बांटा जा सकता है? प्रजनन की कार्य के में जो सर्वप्रथम जो बिंदु आता है वो आता है क्या? हम इसको टाइप कर लेते हैं। पहला आता है वीर्य सेचन, यानी कि प्रजनन की कार्य के जो पहला जो बिंदु आता है वो आता है वीर्य सेचन, यानी कि इंसेमिनेशन आता है। हम इसको इंग्लिश में कहते हैं इंसेमिनेशन। इसको क्या कहते हैं? इंसेमिनेशन, यानी कि वीर्य सेचन। अब ये वीर्य सेचन क्या होता है? प्रजनन की कार्य के में जो फर्स्ट आता है वीर्य सेचन। अब ये वीर्य सेचन क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। कि नर के द्वारा शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं वीर्य सेचन, यानी कि मैथुन क्रिया के दौरान नर के सेचन के द्वारा शुक्राणुओं को, स्पर्म को मादा यानी कि फीमेल में योनि में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है वो होती है वीर्य सेचन, या इसको हम कह सकते हैं इंसेमिनेशन। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से इसको ऐड करते हैं। नर के द्वारा कौन सी क्रिया? मैथुन क्रिया के दौरान मैथुन क्रिया के दौरान किसको? शुक्राणुओं को। मैथुन क्रिया के दौरान शुक्राणुओं को मादा की योनि में पहुंचाने की प्रक्रिया, क्या कहलाती है? वीर्य सेचन कहलाती है। ठीक है, ये था हमारा प्रजनन की कार्य का फर्स्ट बिंदु। सेकंड बिंदु क्या आता है? सेकंड बिंदु आता है अंडोत्सर्ग। क्या आता है? अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग क्या होता है? देखिए, जो ग्राफिन पुटिका होती है, अब उस ग्राफिन पुटिका से यानी कि परिपक्व ग्राफिन पुटिका से सेकेंडरी oocyte का मुक्त होने ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। हमने देखा था ग्राफिन पुटिका का निर्माण कैसे होता है एफएसएच हार्मोन के प्रभाव में, तो ये बात हम पहले जान चुके हैं। और यदि आप हमारे जो पहले डाले गए वीडियो को नहीं देखेंगे या आप उनको नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले हमारे अपलोड किए हुए वीडियो को जाके देखें, उस क्लास को पूरी लें और उसके बाद में यहाँ आए, उसके बाद में ही आपको समझ में आएगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं आएगा। तो अंडोत्सर्ग क्या होता है? यानी कि परिपक्व ग्राफिन पुटिका से सेकेंडरी oocyte का मुक्त होना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। हम इसको की पॉइंट के माध्यम से ऐड करते हैं। परिपक्वन ग्राफिन पुटिका से
परिपक्वन ग्राफीन पुटिका से सेकेंडरी oocyte का मुक्त होना क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है। यानी कि परिपक्वन ग्राफीन पुटिका से सेकेंडरी oocyte का मुक्त होना ही क्या कहलाता है? अंडोत्सर्ग कहलाता है या ओल्यूलेशन कहलाता है। अब ये था हमारा प्रजनन की कार्य का सेकंड बिंदु। अब हम बात करते हैं प्रजनन की कार्यकी का थर्ड बिंदु या तीसरा बिंदु आता है हमारा क्या? निषेचन, फर्टिलाइजेशन। ये आता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखिए, अब वीर्य सेचन के पश्चात क्या होता है? शुक्राणु तरंगित गति के द्वारा अंडवाहिनी या हम बोल सकते हैं इसको फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। किसके पश्चात? वीर्य सेचन के पश्चात, यानी कि इंसेमिनेशन के पश्चात शुक्राणु तरंगित गति के द्वारा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। हम इसको की पॉइंट के साथ में ऐड करते हैं। वीर्य सेचन के पश्चात कौन? शुक्राणु कौन सी गति? तरंगित गति के द्वारा किस में पहुंच जाता है? अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। ठीक है, अंडवाहिनी में पहुंच जाते हैं वीर्य सेचन के पश्चात शुक्राणु तरंगित गति के द्वारा अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है। हम देख रहे हैं निषेचन कैसे होता है। प्रजनन के कार्य में हम देख रहे हैं निषेचन कैसे होता है। हमने पहले देखा कि वीर्य सेचन कैसे होता है, उसके बाद में देखा कि अंडोत्सर्ग कैसे होता है। अब हम बात करते हैं कि वीर्य सेचन के लिए अंडोत्सर्ग के जो उत्सर्जित जो ऑर्गन है या पदार्थ अंग है, अंगों से उत्सर्जित जो मटेरियल होता है उसका निषेचन कैसे होता है, यानी कि शुक्राणु को अंडाणु का निषेचन कैसे होता है, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इसकी बात करें हम निषेचन की। तो वीर्य सेचन के पश्चात क्या होता है कि शुक्राणु तरंगित गति के द्वारा फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। इसी समय अंडोत्सर्ग के पश्चात जो क्या होता है, सेकेंडरी oocyte होती है, वो फिम्बरी या झालर के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है तथा अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में चली जाती है। हम इसको देखते हैं। तथा अंडोत्सर्ग के पश्चात भी क्या होगा कि सेकेंडरी oocyte मुक्त होने के बाद में क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte ही क्या है? अंडा है, अंडाणु है, ठीक है, ओवम है। सेकेंडरी oocyte के मुक्त होने के बाद में जो स्तम्भस्था आता है, उसमें जो फिम्बरी होती है, झालर होती है, उस अंडाणु को क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है तथा अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र की ओर धकेल देती है। सेकेंडरी oocyte मुक्त होती है, जिसको कौन ग्रहण करता है? फिम्बरी, या इसको हम बोल सकते हैं झालर, ठीक है। इसके द्वारा क्या होता है कि इसको ग्रहण कर लिया जाता है और ग्रहण करके किस में पहुंचा दिया जाता है? अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। अब अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है किसको? इस अंडे को, इस अंडाणु को, इस सेकेंडरी oocyte को। अब करते हैं कि सर अंडवाहिनी के अंदर यहाँ से शुक्राणु भी आ गया और अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में अंडाणु भी आ गया। अब दोनों को पास में लाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? अब देखिए, दोनों को पास में लाने के लिए शुक्राणु के द्वारा
एंटी फर्टिलाइजिन तथा अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन स्रावित किए जाते हैं, जिसके द्वारा एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं तथा आकर्षित करने के पश्चात में क्या होगा, ये पास पास आ जाएंगे। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक दूसरे से संलयित हो जाएंगे। देखिए, अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणु के द्वारा कौन सा, एंटी फर्टिलाइजिन, यानी कि अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन स्रावित किए जाते हैं, जिससे क्या होगा, एक दूसरे की ओर क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। किसके द्वारा, इस एंटी फर्टिलाइजिन या फर्टिलाइजिन के द्वारा। ठीक है, स्रावित किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। मैं इसको ऊपर से हटा लेता हूँ, उसके बाद में नीचे देखते हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक हटा लेता हूँ। अभी ये स्रावित हो गई। अभी इस स्रावित से क्या होंगे, एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। एक दूसरे की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अब आकर्षित होने के बाद में क्या होगा, एक दूसरे की ओर समीप आ जाते हैं। अब क्या होगा कि जो शुक्राणु होता है, ये शुक्राणु, मैंने आपको बताया था शुक्राणु के एक्रोसोम में, या मैंने आपको बताया था कि मानव के शुक्राणु के एक्रोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। मैंने आपको बताया था मानव के शुक्राणु के एक्रोसोम में हाइलुरिडिनेज एंजाइम पाया जाता है। शुक्राणु के एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम, कौन सा एंजाइम, मानव में हाइलुरिडिनेज, ये एंजाइम है हाइलुरिडिनेज। ये एंजाइम स्रावित होगा शुक्राणु के एक्रोसोम से, स्रावित होगा। तो फिर क्या, इस हाइलुरिडिनेज एंजाइम स्रावित होने से क्या होगा, जो अंडाणु है, इस अंडाणु की जो झिल्लियां होती हैं, इस अंडाणु के ऊपर जो परत होती हैं, इसको अपघटित करने का काम, इसको तोड़ने का काम, इसको पिघलाने का काम कौन करते हैं, ये शुक्राणु के एक्रोसोम में उपस्थित एंजाइम हाइलुरिडिनेज एंजाइम, ये अंडाणु की झिल्लियों को क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, इनको तोड़ देता है, इनको पिघला देता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, स्रावित करता है जो अंडाणु की झिल्लियों को, पिघला देता है, अंडाणु की झिल्लियों को क्या कर देता है, पिघला देता है। ठीक, अब पिघलाने के बाद में क्या होगा, अब ये शुक्राणु यानी कि जो हाइलुरिडिनेज एंजाइम है, वो अंडाणु की झिल्लियों को क्या कर देता है, अपघटित कर देता है, उनको तोड़ देता है, उनको पिघला देता है। उसके बाद में क्या होगा कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि शुक्राणु अंडाणु में, ये मान लीजिए ये क्या है, अंडाणु है, और ये क्या है हमारा, ये क्या है, शुक्राणु। अभी ये इस झिल्लियों को क्या कर देगा, तोड़ देगा, इन झिल्लियों को क्या कर देगा, ये तोड़ देगा, और तोड़ने के पश्चात में शुक्राणु क्या करेगा, इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, झिल्लियों को अपघटित कर देता है या पिघला देता है, तथा शुक्राणु
अंडाणु में प्रवेश कर जाता। ठीक है, अब शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अब प्रवेश सर क्या बहुत सारे शुक्राणु जाते हैं, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु मादा की योनि में छोड़े जाते हैं। उनमें से मैंने आपको क्या बताया था कि जो 60% जो शुक्राणु होते हैं वो कैसे होते हैं, यानी कि जननक्षम नहीं होते हैं, और उनमें से 40% शुक्राणु ऐसे होते हैं जो गमनशील होते हैं, जननक्षम होते हैं। ठीक है, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु छोड़े जाते हैं। तो क्या सर ये सभी शुक्राणु क्या अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं? नहीं, सभी शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं करते हैं। देखिए, इनमें से बहुत सारे या करोड़ों में शुक्राणु जाते हैं, उनमें से जो गर्भाशय में जो अम्लीय माध्यम होता है उसमें नष्ट हो जाते हैं बहुत सारे, क्योंकि 40% कैसे होते हैं, जननक्षम होते हैं, उसमें से 15% शुक्राणु क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आगे जाते हैं गर्भाशय ग्रीवा के अंदर, यानी कि गर्भाशय ग्रीवा से बाहर की ओर, न्यूट्रस में आगे की ओर जाते हैं, तो अम्लीय माध्यम में उनको क्या कर देता है, अपघटित कर देते हैं या वो मर जाते हैं। ठीक है, आगे जाते हैं अंडाणु के पास में, तो अंडाणु के पास में जो अंडाणु के चारों ओर क्या होते हैं, शुक्राणु ही शुक्राणु होते हैं। ठीक है, इस अंडाणु के चारों ओर शुक्राणु शुक्राणु होते हैं। तो सर आपने क्या बताया कि जो शुक्राणु के एक्रोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है हाइलोरिडिनेज, तो क्या ये सभी शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर जाते हैं? नहीं, सभी शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश नहीं करते हैं। क्यों? व्हाट इज रीजन? रीजन क्या है इसमें, यानी कि अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश कर पाता है। क्यों एक ही क्यों कर पाता है और क्यों नहीं कर पाते, वो अब हम इसको कारण सहित यहाँ समझने वाले हैं। प्रवेश कर जाता है तथा एक शुक्राणु ही अंडाणु में प्रवेश कर पाता है। एक ही कर पाता है और क्यों नहीं? ठीक है, मैं इसको पहले यहाँ से हटा लेता हूँ, आपने ऐड कर लिया होगा। ठीक, एक ही क्यों कर पाता है? देखिए, अब ये शुक्राणु इसमें क्या हो जाएगा, अंदर प्रवेश कर जाएगा, और प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, अब जैसे ही ये प्रवेश करेगा तो ये वलकुट क्रिया के द्वारा निषेचन कला का निर्माण कर लेता है। कौन? अंडाणु। प्रवेश करने के बाद में अंडाणु में वलकुट क्रिया के द्वारा अभी इस वलकुट क्रिया के द्वारा किसका निर्माण होगा? निषेचन कला का निर्माण होगा। निषेचन कला का निर्माण होगा। निषेचन कला का क्या हुआ? निर्माण होगा। अब इस निषेचन कला के निर्माण के बाद में क्या होगा कि अन्य शुक्राणु इसमें प्रवेश नहीं कर पाते हैं। निषेचन कला का निर्माण होने के बाद में अन्य जो शुक्राणु होते हैं, अन्य जो स्पर्म होते हैं, वो ओवम यानी कि अंडाणु में एंट्री नहीं कर पाते हैं, प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या, अंडाणु में शुक्राणु का प्रवेश। निषेचन कला का निर्माण हो जाता है, उसके बाद में अन्य शुक्राणु क्या करते हैं, निषेचन कला के ऊपर घूमते रहते हैं और बाद में क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। आप ये जानते हैं कि मेल के अंदर फर्टिलाइजेशन के समय, या आप मानते हैं कि मैथुन क्रिया के दौरान में जो शुक्राणु स्रावित किए जाते हैं मादा की योनि में, वो 3 से 4 दिन क्या होते हैं, जीवित होते हैं, या हम इसको बोल सकते हैं कि 72 घंटों तक वो क्या होते हैं, जीवित होते हैं, 3 से 4 दिन। और फीमेल में जो अंडा होता है या अंडाणु होता है वो 2 दिन तक ही जीवित रह पाता है, यानी कि 2 दिन का ही वो समय है जिसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता बनी रहती है। और इस मेल में क्या होता है कि 4 दिन तक या 3 से 4 दिन के बीच में जो स्पर्म होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्षमता बनी रहती है, उसके बाद में वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, ये था क्या हमारा प्रजनन की कार्य का निषेचन भाग। ठीक है, वलकुट क्रिया के द्वारा निषेचन कला का निर्माण हो जाता है। अभी इस अंडाणु में एक शुक्राणु के प्रवेश को क्या कहते हैं, मोनोस्पर्मी कहते हैं। एक
शुक्राणु का ही प्रवेश क्या कहलाता है? मोनोस्पर्मी कहलाता है। मोनोस्पर्मी कहलाता है। एक शुक्राणु का ही प्रवेश मोनोस्पर्मी कहलाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बात आपको बिल्कुल की पॉइंट के साथ में मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया है। ठीक है, आप इसको ऐड कर सकते हैं या आप इसको की पॉइंट के माध्यम से आप इसको नोट्सों के साथ में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आपने कर लिया हुआ तो मैं इसको थोड़ा हटा लेता हूं ऊपर से। ठीक है, इसको हटा लेता हूं। अब देखिए इसमें क्या होगा कि शुक्राणु के प्रवेश के बाद में, यानी कि शुक्राणु के प्रवेश के बाद में या हम बोल सकते हैं निषेचन से पहले, या हम बोल सकते हैं निषेचन से पहले। निषेचन से पहले क्या होगा? जो सेकेंडरी oocyte होती है, या इसको हम बोलते हैं द्वितीयक oocyte। अब इस द्वितीयक oocyte में क्या होता है? इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन। शुक्राणु के प्रवेश के बाद निषेचन से ठीक पहले, यहाँ आप लगा लें ठीक पहले, निषेचन से ठीक पहले सेकेंडरी oocyte में अर्धसूत्री विभाजन, और वो भी कौन सा? सेकेंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड से क्या किसका निर्माण होगा? उटिड का निर्माण होगा। उटिड तथा पोलर काई सेकेंड का निर्माण होगा। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड से उटेड तथा पोलर काई सेकेंड का निर्माण होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अंडाणु और शुक्राणु के जो केंद्रक होते हैं वो क्या हो जाते हैं? संलयित हो जाते हैं। यानी को अंडाणु का केंद्रक तथा शुक्राणु का केंद्रक आपस में संलयित हो जाते हैं, संयोजित हो जाते हैं। उसके बाद में किसका निर्माण होता है? उसके बाद में निर्माण होता है युग्मनज, यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। वो कौन सा कैसा होता है? द्विगुणित होता है, एक कोशिकीय होता है। ठीक है, केंद्रकों के संलयन के बाद में युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। वो एक कोशिकीय होता है, लेकिन कैसा होता है? द्विगुणित होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं निषेचन। निषेचन के पश्चात में युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। देखिए अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु के केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में क्या हो जाते हैं? संयोजित हो जाते हैं तथा युग्मनज यानी कि 2n। आपने सर 2n क्यों लगाया? 2n का मीनिंग होता है द्विगुणित। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन के समय यानी कि अंडाणु शुक्राणु का फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद में किसका निर्माण होगा? युग्मनज का, यानी कि जाइगोट का। तो वो कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ठीक है, तो क्योंकि अगुणित शुक्राणु अगुणित अंडाणु, इससे क्या होगा? अगुणित दो अगुणित यानी कि द्विगुणित। एक अगुणित कितने अगुणित? 2 अगुणित, तो क्या होगा? द्विगुणित। ठीक है,
युग्मनज यानी कि 2n। और ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है, दो कोशिकाओं में थोड़ी बटा होता है युग्मनज, एक कोशिकीय भी होता है। और वो आगे चल कर विदलन होते हैं, यानी कि अंडवाहिनी में विदलन शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो विदलन से क्या होगा कि 16 कोशिका भ्रूण बदल जाएगा, तो उसे मोडला, वो आगे की बातें हैं, वो अब हम इसको देखते हैं। यानी कि युग्मनज का निर्माण हो जाता है, युग्मनज का निर्माण हो जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो हो गया हमारा निषेचन। अब बात करते हैं, निषेचन बन गया और किसका निर्माण हो गया, युग्मनज, यानी कि युग्मनज का निर्माण हो गया, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हो गया। लेकिन सर अब इस युग्मनज को सही जगह स्थापित करने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए। वो अब ये बना युग्मनज कहाँ जाएगा, ये स्थापित भी होगा कहाँ पे जाके, भाई ऐड भी तो होगा ना ये कहाँ पे जाके। निषेचन हो गया, युग्मनज का निर्माण हो गया, अब ये कहाँ जाएगा, इसको स्थापित करने के लिए, या इसको स्थान, वो कौन सा स्थान है जहाँ पर पे इसका, इस युग्मनज का विकास होगा, इसकी बात करने वाले हैं। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है इम्प्लांटेशन, यानी कि आरोपण। कौन सा टॉपिक आता है, वो आता है आरोपण। अब ये आरोपण क्या होता है, आरोपण देखिए क्या होता है, यानी कि निषेचन के पश्चात बना युग्मनज, निषेचन, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज, बना युग्मनज, निषेचन के पश्चात बना युग्मनज गर्भाशय, यानी कि यूटेरस, गर्भाशय के एंडोमेट्रियम, मैंने बताया था आपको गर्भाशय का एंडोमेट्रियम, यानी कि गर्भाशय के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था जो बाहरी होता है वो होता है क्या, एक्टोडर्म, बीच का होता है मायोमेट्रियम, और जो अंदर का यानी कि जो आंतरिक जो भाग होता है वो कौन सा होता है, एंडोमेट्रियम। और इस गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से ये युग्मनज क्या कर लेता है, ऊतकीय संबंध बना लेता है, यानी कि टिश्यू रिलेशन बना लेता है, ऊतकीय संबंध बना लेता है, से ऊतकीय संबंध बना लेता है, ऊतकीय संबंध बना लेता है, तथा किससे, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम आरोपण, इसी को हम क्या कहते हैं, आरोपण कहते हैं। ठीक, अभी जुड़ तो गया, अब ये युग्मनज गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से जुड़ तो गया, ठीक है, लेकिन सर अब इसको लालन पालन पोषण के लिए पोषक पदार्थों की आवश्यकता होगी। पोषक पदार्थ मतलब ऑक्सीजन हो गया, माता के ब्लड में आता है ग्लूकोज, तो इस शिशु को, जो शिशु बनेगा युग्मनज, अभी तो इसका विकास होगा। ठीक है, अब विकास भी कैसे होगा सर, मान लीजिए ये क्या डायरेक्ट आ जाएगा गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में, नहीं, इसमें पहली जो प्रक्रिया होगी क्या, कि युग्मनज से कोशिकाओं में क्या होगा, विभाजन होगा समसूत्री, और 4 समसूत्री विभाजन से किसका निर्माण होगा, 16 कोशिकीय तुतक, यानी कि मोदला बनेगा। इस युग्मनज से 16 कोशिकीय तुतक मोदला बनेगा, या मोडुलेशन कहलाएगी। इसके बाद में इनर सेल, कई प्रकार की जो कोशिकाएं होती हैं वो इसमें निर्माण में भाग लेती हैं, और ये आगे चल करके गर्भाशय के एंडोमेट्रियम से क्या बना लेता है, ऊतकीय संबंध बना लेता है, और ऊतकीय संबंध बनाने के बाद में ये एंडोमेट्रियम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब ये जुड़ तो गया, लेकिन अब क्या होगा, इसको लालन पालन पोषण के लिए अब क्या होगा कि एक प्लेसेंटा का निर्माण हो गया, यानी कि माता के गर्भाशय एवं शिशु के, माता के गर्भाशय एवं
भ्रूण के मध्य मध्य बनने वाले, अभी हम इसको शिशु नहीं बोल सकते, अभी हम इसको शिशु नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि इससे युग्मन से किसका निर्माण होगा? पहले भ्रूण का निर्माण होगा, ठीक है। और भ्रूण आगे किस में बदलेगा? गर्भ में बदलेगा। और गर्भ से प्रजनन काल के दौरान में जब हमारा जो शिशु है, ये गर्भ काल अवधि है, वो समाप्ति हो जाएगी 9 मंथ के बाद में। जब डिलीवरी के समय ये शिशु जन्म यानी कि जनन मार्ग से बाहर निकलेगा, तब इसको हम बोलेंगे शिशु, ठीक है। एंडोमेट्रियम से जुड़ जाता है, आरोपण कहलाता है, ठीक है। अब देखते हैं माता के गर्भाशय एवं भ्रूण के मध्य ऊतक संबंध को हम बोलते हैं प्लेसेंटा या अपरा, ठीक है। हम इसको ऐड करते हैं। माता के गर्भाशय, माता के गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य, माता के गर्भाशय तथा भ्रूण के मध्य बनने वाले ऊतकीय संबंध को, ऊतकीय संबंध को ये क्या कहते हैं? हम प्लेसेंटा कहते हैं, प्लेसेंटा, या इसको हम बोलते हैं अपरा। यानी कि माता के गर्भाशय एवं शिशु भ्रूण, यानी कि माता के गर्भाशय एवं भ्रूण के मध्य बनने वाले ऊतकीय संबंध को हम क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं अपरा। अब देखिए कि इस अपरा के द्वारा, इस प्लेसेंटा के द्वारा क्या होता है, ठीक है। इस अपरा के द्वारा या इस प्लेसेंटा के द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा क्या होगा कि भ्रूण को पोषक पदार्थों तथा ऑक्सीजन तथा अपशिष्ट पदार्थों का क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों का वहन किया जाता है। अपशिष्ट पदार्थों को क्या किया जाता है? इनका वहन किया जाता है। किसके द्वारा? प्लेसेंटा के द्वारा या अपरा के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा वहन किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि सर जो प्लेसेंटा होती है, इस प्लेसेंटा में कौन कौन सी भ्रूण झिल्लियां भाग लेती हैं, इसकी बात करते हैं। मैं इसको ऊपर से हटा लेता हूँ। इस प्लेसेंटा में कौन कौन सी भ्रूण झिल्लियां भाग लेती हैं और मनुष्य में इस प्लेसेंटा को क्या कहते हैं? इस प्लेसेंटा में क्या होता है? मनुष्य के प्लेसेंटा में, मनुष्य के प्लेसेंटा में कौन कौन सी भ्रूण झिल्लियां? कोरियन, एक तो हो गई कोरियन और एक हो गई अलेंटोइक, ठीक है। अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां, अतिरिक्त भ्रूण, अतिरिक्त भ्रूण झिल्लियां भाग लेती हैं, भाग लेते हैं। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? मनुष्य में इस प्रकार के प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं? कोरियो एलेंटोइक, कोरियो एलेंटोइक, ठीक है। कोरियो एलेंटोइक क्या कहते हैं? मनुष्य में प्लेसेंटा को, ठीक है। अब आरोपण के पश्चात में क्या होगा? आरोपण के पश्चात में जो भ्रूण है वो गर्भ में बदल जाएगा। आरोपण के बाद में क्या
आरोपण के बाद में जो युग्मनज है या सॉरी जो भ्रूण है वो किस में बदल जाएगा, ये भ्रूण बदल जाएगा गर्भ में, गर्भ में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये गर्भ में बदल गया। ठीक है, अब निषेचन से लेकर के भ्रूण यानी कि जो निषेचन से लेकर के जन्म मार्ग से के द्वारा भ्रूण के शिशु के जन्म तक का समय क्या कहलाता है, गर्भकाल कहलाता है। निषेचन से लेकर के शिशु के जन्म तक के मध्य का जो समय होता है उसे कहते हैं हम क्या कहते हैं, गर्भकाल कहते हैं। निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक का समय, इसको हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम गर्भकाल, गर्भकाल कहलाता है, शिशु के जन्म तक का समय। अब देखिए मनुष्य में जो गर्भकाल की जो अवधि होती है, मनुष्य में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है, वो होती है 270 से 290 दिन की होती है। ठीक है, ये अवधि होती है मनुष्य में, गर्भकाल की अवधि होती है 270 से 280 दिन के मध्य की अवधि होती है। ये था हमारा प्रजनन के कार्य की। ठीक है, हमने इसमें देखा कि वीर्य सेचन क्या होता है, यानी कि नर के शिशन के द्वारा शुक्राणुओं को मादा के योनि में पहुंचाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं इंसेमिनेशन या वीर्य सेचन कहते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि जो अंडोत्सर्ग होता है वो क्या होता है, यानी कि अंडोत्सर्ग के द्वारा क्या होता है कि परिपक्व ग्राफीन पुटिका से सेकेंडरी oocyte का मुक्त होना ही क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। उसके बाद में हमने देखा निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहता है, कैसे होता है कि वीर्य सेचन के पश्चात में तरंगित गति के द्वारा शुक्राणु अंडवाहिनी में पहुंच जाता है। वो ठीक उसी प्रकार यानी कि अंडोत्सर्ग के पश्चात में जो अंडाणु होता है वो फेमरिया झालर के द्वारा ग्रहण के लिया जाता है तथा अंडवाहिनी के एम्पुला क्षेत्र में पहुंचा दिया जाता है। अब क्या होगा, अब दोनों को आकर्षित करने के लिए अंडाणु के द्वारा फर्टिलाइजिन तथा शुक्राणु के द्वारा एंटी फर्टिलाइजन स्रावित किए जाते हैं, जिससे दोनों अंडाणु शुक्राणु आपस में आकर्षित हो जाते हैं तथा संलयित हो जाती है। केवल अंडाणु में एक शुक्राणु में प्रवेश करने की इसके विधि को क्या कहते हैं, हम कहते हैं मोनोस्पर्मी। क्यों एक ही क्यों करेगा, क्योंकि इसमें निषेचन करने के बाद यानी कि शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने के बाद में क्या होगा, वल्कुट क्रिया के द्वारा निषेचन कला का निर्माण हो जाएगा, जिससे अन्य शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करने से रुक जाते हैं। ठीक है, ये था हमारा क्या प्रजनन के कार्य की। तो दोस्तों बिल्कुल की पॉइंट के साथ मैंने आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया है, किसी प्रकार की कोई भागी दौड़ी नहीं की है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, जय हिंद।